मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहा था। अर्जुन के पास खेती के नाम पर बस एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था। एक दिन की बात है, अर्जुन सुबह के समय अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम संतान के सुख से वंचित हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, चिंता मत करो रुक्मणी, सब भाग्य का खेल है। अगर हमारे भाग्य में संतान लिखी होगी तो वो जरूर आएगी। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन गांव वाले नहीं समझते। आप नहीं जानते, जब गांव वाले मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो रुक्मणी। अब बड़े भैया आदित्य को ही देख लो, उनके विवाह को भी 7 वर्ष हो चुके हैं, मगर वो भी अब तक संतान के सुख से वंचित हैं। तुम्हारे भैया इस गांव में सबसे ज्यादा धनवान हैं। उनके पास अनाज के भंडार हैं। गांव वाले उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। भला कोई उनसे कहने की हिम्मत क्यों करेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन चुपचाप अपने खेत की ओर बढ़ गया। रुक्मणी ने सही कहा था कि आदित्य का रुतबा गांव में किसी राजा से कम नहीं था, लेकिन आदित्य का स्वभाव अर्जुन के बिल्कुल विपरीत था। आदित्य अपनी हवेली में गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी आदित्य की पत्नी चंद्रलेखा वहां आ पहुंची और आदित्य की ओर देखकर बोली, कौन सी गहरी सोच में डूबे हुए हो? चंद्रलेखा, कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे इतने धनवान होने का क्या फायदा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शायद आप भूल रहे हैं, आज हमारा इस गांव में जो मान सम्मान और रुतबा है वो केवल आपके धन की वजह से है। हमारे विवाह को 7 वर्ष हो चुके हैं चंद्रलेखा, लेकिन अभी तक हम संतान के सुख से वंचित हैं। सोचता हूँ कि मेरे बाप मेरी इतनी बड़ी संपत्ति को आखिर कौन संभालेगा। मुझे विश्वास है कि हमारी संतान एक न एक दिन जरूर होगी। अपनी पत्नी चंद्रलेखा की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से मुझे एक पुत्र का पिता बनने का सौभाग्य दे दे। और अगर भविष्य में मैं कभी गर्भवती हुई और मेरी पुत्री हुई तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होगी? ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर क्रोध के भाव झलकने लगे, मानो कि चंद्रलेखा ने बहुत ही बुरी बात कह दी हो। आदित्य क्रोधित अवस्था में घूरता हुआ चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, चंद्रलेखा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पुत्रियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे केवल पुत्र ही चाहिए ताकि वो मेरे बाद इतनी बड़ी संपत्ति को संभाल सके। इतना बोलकर आदित्य वहाँ से चला गया। आदित्य अपने घर के बाहर निकला ही था कि तभी बाहर उसे मुखिया मिल गया। मुखिया आदित्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था आदित्य। अच्छा हुआ तुम अपनी हवेली के बाहर मिल गए। अरे मुखिया जी, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर तो आइए। नहीं आदित्य, मुझे किसी आवश्यक काम से बाहर जाना है। दरअसल मैं तुम्हें एक सूचना देने आया हूँ। कैसी सूचना मुखिया जी? मैं कल ही विजयनगर से यहाँ लौटा हूँ। विजयनगर में मुझे सेठ दीनाराम जी मिले थे। दीनाराम जी ने मुझे बताया कि उनके पुत्र का विवाह कुछ दिनों बाद होने वाला है और दीनानाथ जी ने मेरे द्वारा तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को अपने पुत्र के विवाह में आमंत्रित किया है। मुखिया की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला, दीनाराम जी ने मुझे आमंत्रित किया है ये तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने अर्जुन को आमंत्रित क्यों किया है? अर्जुन तो एक गरीब व्यक्ति है। क्या दीनाराम इस बात को नहीं जानते? आदित्य की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराते हुए बहुत ही शांत स्वभाव में बोला, दरअसल दीनाराम जी तुम्हारे पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने तुम्हारे पिता की मित्रता की वजह से ही तुम दोनों भाइयों को निमंत्रण भेजा है। दीनाराम जी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम दोनों भाइयों में कौन धनवान और कौन गरीब। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। आदित्य सीधे अर्जुन के खेत की ओर चल दिया। कुछ ही देर में आदित्य अर्जुन के खेत में खड़ा हुआ था। अपने भाई आदित्य की ओर देखकर अर्जुन खुश होता हुआ बोला, भैया आप इतनी धूप में मेरे खेत में? जरूर आपको कोई काम होगा। वैसे तो कोई खास काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। कोई खास काम नहीं है फिर भी आप मेरे लिए आए हैं? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? जब भी कोई महत्वपूर्ण काम होता है आप तभी मेरे घर पर या खेत में आते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आदित्य घमंड भरे अंदाज में मुस्कुराता हुआ अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुछ देर पहले मुखिया जी मेरी हवेली में आए थे। बोल रहे थे कि विजयनगर के व्यापारी दीनाराम ने मुझे और तुम्हें अपने पुत्र के विवाह में आने का निमंत्रण दिया है। वैसे तो
मैं तुम्हें अपने साथ कभी नहीं ले जाता, लेकिन जब पिताजी जीवित थे तब दीना राम से उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। अगर मैं अकेला उनके पुत्र के विवाह में गया तो वो मुझसे तुम्हारे बारे में जरूर पूछेंगे, और मैं तुम्हारे बारे में बात करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। इसलिए मैं तुमसे अभी से ये कह रहा हूँ कि विजयनगर में दीना राम के पुत्र के समारोह में अगर कोई भी तुमसे तुम्हारे काम के बारे में पूछे तो तुम चुप ही रहना।